हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, या इसमें हमें पढ़ना है प्रजनन या रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस टॉपिक को। पर इस टॉपिक को, इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि यदि आपको अपना सिलेबस साइंस का पूरा करना है, आप क्लास 10th में हो या फिर आप क्लास 11th या 12th में हो और आपको केमिस्ट्री का सिलेबस अपना पूरा करना है, तो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। जो चैनल पर प्लेलिस्ट दी गई है उसमें क्लास 12th का भी पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, और क्लास 11th का भी पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया गया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाके प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, वन बाय वन एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते रहो। और या फिर आप चैनल के होम पेज पर जाओगे तो चैनल के होम पेज पर जाते ही आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाई देगा, हाउ टू स्टडी विद केएमडी सहारनपुर। उस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपको चैनल से पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ठीक है। दूसरी बात, चैनल के होम पेज को जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते हुए आपको पहले तो क्लास 12th का पूरा सिलेबस मिलेगा, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारे लेक्चर मिलेंगे। फिर क्लास 11th का पूरा सिलेबस मिलेगा, और सबसे लास्ट में नीचे आपको मिलेगा क्लास 10th का सिलेबस पूरा। उसमें आपको दो तरह की प्लेलिस्ट मिलेंगी क्लास 10th के सिलेबस में साइंस के। एक प्लेलिस्ट तो आपको ऐसी मिलेगी जिसमें बड़े बड़े वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियो हैं या लॉन्ग वीडियोस हैं सारे। और आपको एक प्लेलिस्ट ऐसी मिलेगी क्लास 10th की जिसमें टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस हैं, जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हैं, क्वेश्चंस या हेडिंग के अकॉर्डिंग हैं। तो जिस भी तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हो। एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि आपको यदि नोट्स चाहिए, पूरे पीडीएफ नोट्स, तो आपको टेलीग्राम पर हमारा चैनल देखना होगा। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है जिसका नाम है केएमडी सहारनपुर। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो अपने मोबाइल फोन में, और उस टेलीग्राम में फिर सर्च करो केएमडी सहारनपुर, और सर्च करके आपको चैनल मिल जाएगा। वहां आपको पीडीएफ नोट्स पूरे मिल जाएंगे, क्लास 12th के केमिस्ट्री के पूरे, क्लास 11th के केमिस्ट्री के पूरे, और आपको क्लास 10th के साइंस के पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं, मेरी राइटिंग में हैं। ठीक है। और इनके लिए भी कोई कॉस्ट नहीं है, सारे वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और सारे पीडीएफ नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लाखों की संख्या में बच्चे इन सभी वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स का फायदा उठा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको भी सही तरीके से और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आपके लिए सारा मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। हमारा है चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है, ये जो पहला हेडिंग है हमारा, कि सर जनन या प्रजनन या रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। जनन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन, कुछ भी कह सकते हो आप, इसका मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जीव है, जीव तो भाई पेड़ पौधे भी सारे जीव होते हैं और जंतु भी सारे जीव ही होते हैं। तो कोई भी जीव आपके पास है, जितने भी जीव हैं वो सभी जीव जो है एक विशेष लक्षण रखते हैं, अपने अंदर एक क्वालिटी रखते हैं, और वो क्वालिटी होती है अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना, यानी अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को पैदा करना, उत्पन्न करना। तो यहां परिभाषा लिखी हुई है कि अपनी जाति या वंश के, अर्थात अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को उत्पन्न करने का गुण जनन या प्रजनन कहलाता है। तो हमें देखना है कि कोई भी जीव है, वो जीव, जैसे मैं कहूं कि आम का पेड़ है, आम का पेड़ क्या करता है, आम के पेड़ पर जब फल लगते हैं और उसके फलों के अंदर से जो बीज निकलता है, जिसे आप कहते हो आम की गुठली, यदि आपने आम की गुठली को जमीन में दबा दिया तो उससे पौधा किसका निकलेगा, आम का ही तो निकलेगा, आम का पौधा ही तो अंकुरित होगा। मतलब कहने की बात यह है कि जिस तरह आम के पौधे के बीज से आम के पौधे ही तैयार होते हैं, और कोई भी फल है, कोई भी आपके पास सब्जी है या कोई भी पौधा है,
वो जब भी नए पौधों को उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा, तो वे नए पौधे भी उसी की जाति के होंगे, उसी के वंश के होंगे और उसी के जैसे गुणों वाले होंगे। इसी प्रकार यदि जंतुओं की हम बात करें, तो जंतुओं में यदि हम घोड़े की बात करें तो घोड़े के बच्चे जो होंगे वो घोड़े ही होंगे, गधे के बच्चे गधे होंगे। हालांकि आप सोच सकते हो कि सर घोड़े और गधे के बीच यदि क्रॉस करा दिया जाए तो बच्चे घोड़े होंगे या गधे होंगे? तो ऐसी स्थिति में बच्चे जो है वो संकर होते हैं, शुद्ध नहीं होते। संकर कहते हैं मिलावटी को या हाइब्रिड को। यदि घोड़े और गधे के बीच क्रॉस करा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो संतान उत्पन्न होगी उसमें कुछ लक्षण तो घोड़े के होंगे, कुछ गधे के होंगे, और वो बनेगा एक तीसरी प्रजाति जो घोड़े और गधे का मिश्रण होगा, जिसे हम कहते हैं संकर या हाइब्रिड, और उसका नाम होता है खच्चर। ठीक है, चलो इनके बारे में तो आगे डिस्कस करेंगे ही हम। अभी फिलहाल की बात यह है कि सर जनन या प्रजनन का मतलब क्या है? जनन या प्रजनन का मतलब है अपनी जाति या वंश के अर्थात अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को उत्पन्न करने का गुण जनन या प्रजनन कहलाता है। तो अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने का जो गुण होता है उसे कहते हैं जनन या प्रजनन। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। पता चल गया आपको कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे सब चाहते हैं कि हम अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को उत्पन्न कर सकें, और वो करते भी हैं। और नए जीवों को अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने का गुण ही कहलाता है जनन या प्रजनन, या इसे गुण कहो या योग्यता कहो। चलो अगली बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पौधों में जनन की या रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे जो होते हैं ना, प्लांट्स, पेड़ पौधे कह दो या पौधे कह दो या प्लांट्स कह दो या ट्रीज कह दो, इनमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। दो तरीके से ये प्रजनन या जनन कर सकते हैं। उसमें जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं पादपों में अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में अलैंगिक जनन होता है। अब सवाल फिर एक नया खड़ा हुआ कि सर अलैंगिक जनन का क्या मतलब है? आपको पता है लिंग दो तरह के होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, यानी एक तो फीमेल और एक तो मेल। यदि जनन की क्रिया में मेल और फीमेल यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी नर और मादा दोनों हिस्सा लेते हैं, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ऐसे जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दोनों की बराबर की हिस्सेदारी होती है संतान को उत्पन्न करने में, तो उसे तो हम लैंगिक जनन कहेंगे। पर यदि कोई इस तरह का जनन हो, भाई जनन का मतलब तो नए अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करना ही जनन है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर जनन दो तरह का आपने बताया, जिसमें पहला आप बता रहे अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन वो होगा जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है पादपों में अलैंगिक जनन में, पहला पॉइंट लिखा हुआ है दैहिक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न होते हैं। दैहिक कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, एक तो होती हैं दैहिक कोशिकाएं और एक होती हैं लिंग कोशिकाएं। जो लिंग गुणसूत्र जो है, एक तो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र का काम होता है लिंग का निर्धारण करना। अब फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर लिंग निर्धारण से क्या तात्पर्य है? हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी, इसे कहते हैं लिंग निर्धारण। तो लिंग का निर्धारण करने के लिए भी गुणसूत्र प्रयोग होते हैं। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें दो तरह के गुणसूत्र हैं, एक तो दैहिक गुणसूत्र हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और एक होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये जो लिंग गुणसूत्र होते हैं इनसे तो लिंग का निर्धारण होता है कि संतान में जब संतान होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। ठीक है, पर यहां हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो पौधे होते हैं उनकी जो दैहिक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न होते हैं ना, तो इस घटना को या इस गुण को हम कहते हैं अलैंगिक जनन पादपों में, प्लांट्स में। अब देखो दूसरे पॉइंट में क्या बताया, अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन से तरीके हैं पौधों में अलैंगिक जनन करने के?
यानी जिनमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती। उसमें से पहली विधि है विखंडन। विखंडन को हम कहते हैं फीजन। क्या कहते हैं? फीजन। या तो आप विखंडन कहो या फीजन, नाम से ही पता चल रहा है आपको। विखंडन या फीजन का मतलब होता है कि कोई भी कोशिका होगी वो साइज में बढ़ेगी और उसके बाद दो हिस्सों में टूट जाएगी तो दो नए जीव बन जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीवों की कोशिका का वृद्धि करके दो भागों में टूट जाना। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिका पहले तो साइज में बढ़ती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा। देखो यहां एक कोशिका है, उसके बाद वो कोशिका कुछ समय बाद आकार में बढ़ी, साइज में बढ़ी और फिर उसका विभाजन होना शुरू हो गया। देखो यहां से आप देख रहे, यहां से इसमें एक ऊपर और नीचे आपको दिखाई दे रही कि एक खांच, एक दरार आनी शुरू होगी और कुछ दिनों बाद क्या होगा कि दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी और इनके अंदर जो पहली कोशिका जिसे आप कहते हो मातृ कोशिका, उसके अंदर जो गुणसूत्र था वो गुणसूत्र भी दो भागों में बट गया। तो एक कोशिकीय जीव जो हैं उनकी कोशिका साइज में बढ़ेगी, वृद्धि करेगी और फिर दो हिस्सों में टूट जाएगी, उससे दो नए जीव बन जाएंगे। ऐसा ही लिखा हुआ है यहां देखो, एक कोशिकीय जीवों की कोशिका का वृद्धि करके दो भागों में टूट जाना, इसे कहते हैं विखंडन या फीजन। ऐसा एग्जाम्पल कहां देखने को मिलेगा आपको? जीवाणु में। ये जो मैंने चित्र बनाया ना, ये जीवाणु का ही बनाया। देखो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जीवाणु में विखंडन। क्या लिखा हुआ है? जीवाणु में विखंडन। तो जीवाणु में विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं। पता है ना आपको प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? प्रोटोजोआ वे सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी संरचना कैसी हो? प्रीवियस हो। प्रीवियस माने प्रारंभिक, पुरानी, सरल। ठीक है, प्रो का प्रोटोजोआ शब्द आया जो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर थी सेल्स की। अब फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर सेल्स की कैसी थी? मतलब पहले जो एक कोशिकीय जीव थे जिन्हें आपने प्रोटोजोआ कहा, जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमीबा, युगलिना, ये लिखे हुए हैं, इन जीवों में क्या खासियत थी? प्रोटोजोआ का क्या मतलब है? प्रोटोजोआ का मतलब ऐसी कोशिका, एक कोशिकीय जीव या ऐसी कोशिका जो प्रोकैरियोटिक हो। दो तरह की कोशिकाएं आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो माने प्राथमिक, कैरियोटिक माने केंद्रक। जिनमें प्राथमिक केंद्रक पाया जाता था, यानी केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था, उन्हें हम कहते थे प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक सेल्स ये होती हैं, यू का मतलब होता है ई यू, यू माने ट्रू, ट्रू माने सच्ची, वास्तविक। यूकैरियोटिक सेल्स वे सेल्स हैं जिनमें केंद्रक वास्तविकता में होता है और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है आपका, युगलिना है, इन सब में भी जीवाणु की तरह विखंडन विधि द्वारा ही अलैंगिक जनन होता है। अब जैसे अलैंगिक जनन में हमने कहा कि क्या होता है, कोशिका साइज में बढ़ती है और साइज में बढ़ने के बाद उसके क्या हो जाते हैं, जितने टुकड़े होंगे उतने ही नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो ये तो पहली विधि है विखंडन अलैंगिक जनन की पौधों में। अब देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि है बीजाणु निर्माण, या इंग्लिश में आप कह सकते हो स्पोर फॉर्मेशन। अब बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है समझो। कम विकसित पौधों में कठोर आवरण वाले एक कोशिकीय बीजाणु बनते हैं, जो कम विकसित पौधे होते हैं। अब सवाल फिर एक खड़ा हुआ कि सर कम विकसित पौधों से क्या तात्पर्य है आपका, यूं बताओ। कम विकसित पौधों से तात्पर्य यह है कि पौधे के भाग होते हैं ना, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल। यदि किसी पौधे में ये सभी भाग आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप कहोगे कि पौधा जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है। और यदि आपको पौधे में जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल ये देखने को नहीं मिल रहे हैं तो समझ जाओ वो बहुत कम विकसित पौधा है। ठीक है, तो यहां क्या लिखा हुआ है देखो, यहां लिखा हुआ है कम विकसित पौधों में कठोर आवरण वाले एक कोशिकीय बीजाणु बनते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे, चित्र हमने यहां बना रखा है कवक में बीजाणु निर्माण, कि कवक में बीजाणु का निर्माण कैसे होता है।
कवक किसे कहते हैं? फिर एक सवाल खड़ा हुआ, कवक कह दो या फिर आप कह सकते हो फुई। क्या कह सकते हो? फुई। कवक कहो, फुई कहो, फंजाई कहो। जैसे आपने घर में बरसात के दिनों में दो रोटियां रख दी या एक रोटी रख दी और वो रोटी नमी के संपर्क में आ गई, तो यदि वो नमी के संपर्क में आएगी तो क्या होगा बताओ? नमी के संपर्क में आते ही उसमें फुई लग जाएगी, फंगस लग जाएगा। आप फुई कहो, फंगस कहो, कवक कहो, फंजाई कहो, ठीक है, खराब हो जाएगी ना। अचार में भी तो फुई लग जाती है, अचार में भी तो फंगस लग जाता है। अरे कभी कभी तो हमारी स्किन पर भी फंगस हो जाता है। तो ये जितने भी फंगस हैं, इन फंगस को आप कवक कह सकते हो, ठीक है। तो यहां नीचे लिख बना रखा है एक चित्र। उस चित्र में क्या है? एक कवक है, और ये कवक वही है जो आपको घरों में रोटियों के ऊपर या फिर चमड़े के जूतों के ऊपर या फिर अखबार के ऊपर, या जो बच्चे अपनी किताबें कॉपियां नहीं पढ़ते उनकी किताबों कॉपियों के ऊपर देखने को मिलता है ना, वही वाला फंजाई है ये, ठीक है। इसमें नीचे जो है आप देख रहे, इसमें नीचे बना हुआ है एक जाल, ये पूरा एक जाल बना हुआ है इनका नीचे, और ऊपर इसमें फिर जो ये तना सा निकलता है, इस तने को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर का मतलब स्पोरेंजियम को कैरी करने वाला, संभालने वाला, ले जाने वाला। और स्पोरेंजियम ये जो फूला हुआ हिस्सा है ना, ये इसके ऊपर ये तना सा जो है, तने को तो कहा स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर। और जो फूला हुआ हिस्सा है ऊपर की तरफ, इस फूले हुए हिस्से को कहा हमने स्पोरेंजियम। उसके बाद जब ये पक जाएगा ना स्पोरेंजियम, तो ये फटेगा, और फट के इसमें से निकलते हैं ऐसे ऐसे स्पोर। स्पोर को हिंदी में क्या कहते हैं? बीजाणु। तो जब ये स्पोर निकलते हैं तो स्पोर बिखर जाते हैं सारे में, और फिर जब इनके अनुकूल मौसम आएगा यानी बरसात का, नमी का, फिर ये अंकुरित हो जाएंगे। यानी जो फुई है, जो कवक है, जो फंगस है, जो फंजाई है, वो बरसात के दिनों में ही अंकुरित होकर फिर दोबारा से नए पौधे अपनी जाति के, अपने वंश के बना देता है, ठीक है। इस तरह जो स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, वे सुरक्षित रहते हैं प्रतिकूल वातावरण में, और जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वे जर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित और अनुकूल वातावरण में अंकुरित हो जाते हैं, जैसे कवक और शैवाल। शैवाल यानी एल्गी। जो आप देख रहे कि आपका जो हैंडपंप है या कहीं नमी वाली जगह है या तालाब है, उसमें आपको हरी हरी एक लेयर सी दिखाई देती है। तो हरी हरी जो लेयर दिखाई देती है ना आपको, जैसे किसी ने मखमल बिछा दिया हो, तो वो हरी हरी लेयर या तो शैवाल होगा, एल्गी होगी, या फिर कभी कभी मॉस भी होता है, ठीक है, बहुत कम चांस है। पर वो जो बहुत पतला लेयर होगा वो शैवाल होगा, एल्गी का होगा, ठीक है। जिसे कुछ लोग कहते हैं काई लग गई, हाँ तो काई, काई तो शैवाल है, विज्ञान की भाषा में उसका नाम काई नहीं है, विज्ञान की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं? शैवाल, ठीक है। तो हमने दो बातें पढ़ी यहां। हमने क्या क्या पढ़ा देखो, मैं एक बार आपको बता देता हूं। यहां हमारा मेन हेडिंग जो था वो था कि पादपों में अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने पढ़ा है कि जिसमें केवल दैहिक कोशिकाओं से नए जीव बनते हों उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली पढ़ी विखंडन। विखंडन में हमने पढ़ा कि आपके जो एक कोशिकीय जीव हैं वे, उनकी कोशिका साइज में बढ़ेगी और फिर जितने टुकड़ों में टूट जाएगी उतने जीव बन जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे पढ़ा हमने बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन। इसमें पढ़ा जो आपके कवक और शैवाल हैं उनमें क्या होता है कि उसमें बीजाणु बनते हैं जिनका आवरण, जिनका कवर बहुत कठोर होता है, और वे फटकर बाहर निकल जाते हैं, बीजाणु सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। प्रतिकूल वातावरण में वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उनका कवर बहुत हार्ड है। पर जब उन्हें बरसात का, नमी का मौसम मिलेगा तो वे फिर दोबारा से अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म दे देंगे। इसे कहते हैं हम बीजाणु निर्माण। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तीसरा तरीका है वो है कलिकोत्पादन या मुकुलन या बडिंग, यानी कलिकाओं का निर्माण होना, बड का निर्माण होना, मुकुल का निर्माण होना। यीस्ट कोशिका से, अब ये शब्द आया आपके सामने, यीस्ट।
यीस्ट जो है बेटे ये खुद अपने आप में एक कवक ही है, फंजाई है। यीस्ट आपका इसमें जाइमेज एंजाइम होता है, बहुत काम की चीज है। बेकिंग पाउडर में भी कुछ कंपनियां यीस्ट को मिलाती हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, किण्वन की क्रिया को तेज करने के लिए। तो ध्यान रखना आपको, आप जैसा कि यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, चित्र में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि ये हमारे पास यीस्ट कोशिका में मुकुलन समझाया गया है। मुकुलन माने बडिंग, कली का उत्पादन। ये एक यीस्ट कोशिका थी, फिर इसमें ये छोटा सा एक उभार सा निकला, और फिर क्या हुआ, ये तो मात्र कोशिका है ही, इसमें इधर जो निकला था बड़ जो कलिका निकली थी, उसमें फिर एक कलिका, फिर एक कलिका, इधर भी कलिकाएं निकलनी शुरू होगी, बर्ड्स बननी शुरू होगी, और फिर ये बर्ड्स एक एक करके अलग हो जाएंगी, और इनसे क्या बन जाएंगे, नए पौधे या नए जीव बन जाएंगे, नए यीस्ट बन जाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है यीस्ट कोशिका से छोटे कलिका जैसे उभार या मुकुल बनते हैं। ठीक है, जो मात्र कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिकाएं बनता है। यानी ये जो छोटी छोटी कलिकाएं बन रही हैं मात्र कोशिका से अलग होती रहेंगी और नई यीस्ट कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा। तो ये तीसरा तरीका है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन प्लांट्स, कलिकोत्पादन, मुकुलन या बडिंग। अब आते हैं हम नंबर 4 पर। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है बेटे खंडन। खंडन को आप कह सकते हो फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी पौधा है और वो दो हिस्सों में टूट गया तो दो नए पौधे बन जाएंगे, यदि तीन हिस्सों में टूट गया तो तीन नए पौधे बन जाएंगे। इसे कहते हैं खंडन या फ्रेगमेंटेशन। ये तो सिंपल सी बात है, खंडन माने टूटना। ठीक है, अब देखो, सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगायरा का फिलामेंट, फिलामेंट माने तंतु, उसका एक लंबा सा फिलामेंट होता है, मतलब सरल संरचना है, उसमें ऐसा नहीं कि जड़ अलग दिखाई देगी आपको। स्पाइरोगायरा में तना अलग दिखाई देगा, शाखाएं, पत्ती, फूल, फल अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। पूर्ण विकसित पौधा नहीं है, कम विकसित पौधा है स्पाइरोगायरा। पानी में पाया जाता है, नदियों में, तालाब में, ज्यादातर बहते हुए पानी में, क्योंकि जब वो पानी बहता है ना तो स्पाइरोगायरा के जो बड़े बड़े से तंतु होते हैं, फिलामेंट, वो भी बहते हैं, और रास्ते में कोई भी अड़चन आई, तंतु आधा इधर और आधा इधर, बीच में से टूट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे उसके तंतु के, और दोनों टुकड़े नए दो स्पाइरोगायरा को जन्म देंगे, दोनों दो बन जाएंगे, एक के दो। इसे तो कहते हैं खंडन या फ्रेगमेंटेशन। तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगायरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए तंतु या फिलामेंट में विकसित हो जाता है। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि खंडन विधि द्वारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन किसमें होता है, उदाहरण बताओ, तो उदाहरण बताना स्पाइरोगायरा। अलैंगिक जनन का पौधों में पांचवा तरीका कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत बढ़िया चीज है, ध्यान से समझना। मतलब ये कायिक जनन पता क्या होता है कि जो पौधा है कोई भी, उस पौधे के बहुत सारे भाग हैं, जड़ है, तना है, शाखा है, पत्ती है, फूल है, फल है। आप फूल और फल को तो रख दो एक तरफ, बाकी जो बचे, क्या क्या बचे, जड़, तना, शाखा, पत्ती, इन चार चीजों से यदि वो नए पौधे का निर्माण कर पा रहा है कोई पौधा, तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को या इस गुण को या इस घटना को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आई ना बात? तो यहां लिखा हुआ है पौधे के किसी भी कायिक भाग यानी पुष्प को छोड़कर से नए पौधे का विकास होना, इसे कहते हैं कायिक जनन। जैसे मैं कायिक जनन के कुछ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कायिक जनन का एक एग्जाम्पल है जड़ों द्वारा। यदि हम जड़ों द्वारा बात करें कि जड़ों द्वारा नए पौधे किसमें बनते हैं, तो यदि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा ना, डहेलिया की जड़ें हैं। डहेलिया की जड़ें ऐसी होती हैं सतावर की और शकरकंद की। इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ डहेलिया की पुलकीय जड़ें, यहाँ आप चित्र देख रहे हैं ना, आप ये वाला चित्र देख रहे, किस चीज का है, डहेलिया की पुलकीय जड़ें। आप इन जड़ों को तोड़ के यदि जमीन में अलग गाड़ दोगे ना, दबा दोगे, तो नया पौधा बन जाएगा, और इससे अपने आप ही नए पौधे बनते रहते हैं।
तो इसका मतलब जड़ों से भी नए पौधों का निर्माण हो सकता है। जैसे नीचे चित्र देखना जरा, दूसरा ये वाला चित्र देखो, शकरकंद की कंदील जड़ें। ये आपको जड़ें दिखाई दे रही, यदि आपने इसे यहां से तोड़ के अलग दबा दिया तो नया पौधा बन जाएगा, और कुछ समय बाद तो इसमें से निकलेगा ये ऊपर पौधा, एक पौधा इसमें से निकल जाएगा। मतलब कहने की बात यह है कि जड़ों से नए पौधों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, इसे भी आप क्या कहोगे, इसे भी आप कहोगे, जैसा कि ऊपर पढ़ा था, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन जड़ों द्वारा होता है। उसके बाद आ जाओ तनों द्वारा। कायिक प्रवर्धन तनों द्वारा भी होता है। नंबर 2, तनों द्वारा बाय स्टेम। जैसे अदरक है, अब ये अदरक वाला चित्र तो देख रहे हैं आप, ये अदरक का चित्र हमने यहां बना रखा है। इसमें आप देख रहे हैं, यदि अदरक आप बाजार से खरीद के ले आए और उसे आपने प्रयोग ही नहीं करा बहुत दिन तक, तो उसमें से ऐसी हरी हरी अंकुरण निकलेंगे, अंकुर फूट जाएंगे और पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। आप उस अदरक को यदि आप धरती में दबा दोगे ना, भूमि में, मिट्टी में, तो नए पौधे बन जाएंगे अदरक के। अदरक जो है वो तना है, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे सोचते हैं जो धरती के अंदर होता है वो जड़ ही होता है, नहीं, धरती के अंदर तना भी होता है, उसे कहते हैं हम भूमिगत तना। अदरक एक भूमिगत तना है। और दूसरा चित्र जो आपको यहां दिखाई दे रहा ना, ये वाला चित्र, ये किसका है, आलू का, ये भी एक भूमिगत तना है। जब आपके पापा या मम्मी या घर में कोई भी बड़ा बहुत सारे आलू, मान लो उसने 10 किलो या 20 किलो या आलू का पूरा कट्टा ही लगाया, इतने मान लो हमारे यहाँ प्रयोग नहीं होते। जब हमारे यहाँ इतने आलू प्रयोग नहीं होते तो वे तो रखे रहेंगे, और रखे रखे जब मौसम आएगा तो एक मौसम ऐसा आएगा कि ये इसमें आलू के अंदर ये हरी हरी आंखें बननी शुरू हो जाएंगी, जो यहाँ काली काली मैंने बना रखी है ना, ये जैसे ये बना रखी, ये बना रखी, ये बना रखी, ये हरी हरी आंखें बन जाएंगी और फिर उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, पत्तियां। तो बताओ, हमने पढ़ा अदरक में तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, हल्दी में भी होता है, आलू में भी होता है, प्याज में भी होता है। प्याज भी तो निकल जाती है हरी पत्तियां उसमें से, प्याज का भी तना होता है। देखो मैं बताता हूं चित्र में आपको भी, अभी चित्र में समझाऊंगा, पहले इनके नाम बता दूं सबको। हमने पढ़ा तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन अदरक में देखने को मिलेगा, हल्दी में देखने को मिलेगा, आलू में देखने को मिलेगा, प्याज में, अरबी में, लहसुन में, दूब घास। दूब घास तो पता ही है आपको, जिसे आप कहते हो दूबड़ा, जो सामान्य घास है, दूब घास, तने से ही तो उसकी वृद्धि होती रहती है, पूरे मैदान में फैल जाता है। ब्राह्मी, पुदीना, पुदीना भी तने से ही चलता है। गुलदाउदी, गन्ना, अमरबेल, मनी प्लांट, मनी प्लांट की बेल देखी होगी आपने। तो इन सब में कायिक प्रवर्धन ही होता है। क्या मनी प्लांट का बीज बो रहे हैं हम? नहीं, उसका एक तना सा काट लो और उसे कहीं भी दबा दो, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब जैसे कि चित्र में आपने देखा, चित्र में आपने देखा पहले अदरक, अदरक से ऐसी पत्तियां निकल जाती हैं, फिर देखा आपने आलू, आलू के बाद अब हम देखेंगे, आलू के बाद देखेंगे, देखो यहाँ इसमें प्याज में जो है ना कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत। देखो मैं बताता हूं, प्याज में जो तना है ना वो ये है, ये यहाँ, ये जो नीचे होता है ना, ये गांठ सी होती है यहाँ, ये होता है प्याज का तना, डिस्क जैसा, चकती जैसा, ठीक है, सफेद से रंग का होता है। इसे खाना नहीं चाहिए, खाना तो चाहिए ये जो ऊपर की पत्तियां होती है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अग्रस्त कली का, अतिरिक्त कली का, जो इस तने के ऊपर कलियां निकलती हैं, पत्तियां मोटी मोटी मांसल हो जाती हैं, खाने का हिस्सा होता है प्याज का। ये जो नीचे बीच का हिस्सा है, डिस्क सी है, अलग ही चमकेगी जब आप प्याज को काटते हो, वो तना है। और उससे ही देखो, एक तो मुख्य तो कली यहां थी है, पर साइड में भी निकल गई एक, और यहां भी निकल गई। यदि इस प्याज को आपने इस्तेमाल नहीं करा, रखा रहा ये प्याज, तो इसमें से 3 पौधे निकल जाएंगे, ठीक है। तो तने से ही निकले हैं, कहां से निकले? तने से, डिस्क से। इस तरह तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे कि एक नीचे चित्र बना हुआ है गन्ने का, इस चित्र को देखो। जब आप गन्ने को बोते हो खेत में, तो काट काट के उसकी गांठ को ही तो दबाते हो, और यहां से जो गांठ है, जो पर्व संधि है, ये इसमें आपको ये आंखें दिखाई देती हैं। जब गन्ना कभी आपने चूस लिया होगा या खाया होगा गन्ना, जो भी आप उसे कहते हो,
तो आपको ये आंख दिखाई देंगी, इसे आप दबाओगे तो यहीं से तो पौधा निकलेगा। गन्ना तो तना है। तने की एक पहचान होती है कि तने में पर्व और पर्व संधियां होती हैं। ठीक है, ये जो पर्व मैं बोल रहा ना, इसे गांव के लोग कहते हैं पोरी। पर्व को कहते हैं पोरी, ठीक है, और पर्व संधि को कहते हैं गांठ। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, पत्तियों द्वारा। हमने पढ़ा जड़ द्वारा, फिर पढ़ा तने द्वारा, अब पढ़ रहे हम पत्तियों द्वारा। बिग्नोनिया में पत्तियों द्वारा होता है, ब्रायोफिल्लम में होता है। ब्रायोफिल्लम को हम अजूबा भी कहते हैं और इसके बहुत सारे नाम हैं। ब्रायोफिल्लम, ये चित्र जो बना रखा ना अजूबा का, इस चित्र को देखो, पत्ती को आप, इस पत्ती के जो कोने हैं कट, उन कोनों से नए पौधे निकल रहे ना, तो कोनों से नए पौधे निकलते हैं इसमें, जब भी तो इसे कहते हैं अजूबा, कि पत्ती से ही नए पौधे निकल गए। अजूबा इसलिए कहते हैं, वैसे इसका बायोलॉजी में नाम है ब्रायोफिल्लम। क्या नाम है? ब्रायोफिल्लम। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, ये ब्रायोफिल्लम का नाम कुछ लोगों ने रख रखा है पत्थर चटा। क्या रख रखा है? पत्थर चटा, या गांव के लोग इसे कहते हैं पत्थर चट। यानी पथरी जो होती है ना, स्टोन हमारे पेट में, उसे खत्म कर देता है, इसलिए इसे पत्थर चट भी कहते हैं। पत्थर चट या पत्थर चटा या पत्थर चीटा या अजूबा या ब्रायोफिल्लम। तो पत्ती से ही नए पौधे बन गए, बताओ। बरसात के दिनों में तो ये सारे जो है अपनी पूरी वृद्धि करते हैं, बरसात के दिनों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो, यदि आपके घर में अजूबा का पौधा है और आपने उसकी पत्तियों से पौधे इस तरह निकलते हुए कभी देखे ही नहीं आज तक, तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्या करना है, आप उसकी पत्ती तोड़ लो एक बड़ी, और पत्ती को तोड़ के अखबार में लपेट के रख दो, और उस अखबार के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है। अखबार के ऊपर क्या छिड़कना है? पानी। मतलब वो अखबार थोड़ा सा नमी थोड़ी सी होनी चाहिए, यानी पत्ती को ऐसा महसूस हो जैसे बरसात का मौसम आ चुका है। और फिर देखना आप, जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी कोनों में से। आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हो, कुछ ही दिन में आपको जड़ें दिख जाएंगी उसमें से निकलती हुई। ठीक है बेटे, चलो पत्तियों द्वारा हो गया। अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन की। ये लिखा हुआ है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल को, जो प्रकृति अपने आप नहीं करती, मनुष्य करता है अपने आप कोई भी काम, उसे कहते हैं कृत्रिम या बनावटी। कृत्रिम कायिक जनन में सबसे पहले हमें पढ़ना है कटिंग, जिसे कहते हो कलम लगाना। आपने गुलाब का एक टहनी तोड़ ली, एक शाखा तोड़ ली और उसे दबा दिया, कुछ दिन बाद देखोगे उसमें से क्या निकल जाएंगी? जड़ें निकल जाएंगी, इस तरह नया पौधा बन गया। बताओ, तने से ही तो बना नया पौधा, पर हमने बनाया जबरदस्ती, कलम काट के हमने लगाई वो। तो कृत्रिम इसलिए कहा, इसलिए कृत्रिम शब्द का प्रयोग करा, क्योंकि हमने, मनुष्य करता है इस काम को, प्रकृति नहीं करती। मनुष्य ने काट के दबाया, जड़ें तो प्रकृति नहीं निकाल ली। नंबर 2, लेयरिंग। लेयरिंग कहते हैं, जैसे चित्र में देख रहे हैं आप, एक शाखा को हमने मिट्टी में दबा के छोड़ दिया। जब मिट्टी में दबा के छोड़ा तो कुछ दिनों बाद उस शाखा में से जड़ें निकल जाएंगी अपने आप, जो हिस्सा मिट्टी में दब रहा है वहां से जड़ें निकल जाएंगी, और आप इसे फिर यहां से काट लो और यह नया पौधा तैयार हो गया। इसे कहते हैं लेयरिंग। क्या कहते हैं? लेयरिंग। लेयरिंग के बाद तीसरे नंबर पे हमें पढ़ना है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग बहुत प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं, ये नीचे का हिस्सा तो है स्टॉक, ठीक है, और ऊपर है सियोन। सियोन वो है जो वैरायटी आपको तैयार करनी है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, नीचे का हिस्सा तो कोई सा भी ले लो आप, कोई सा का मतलब होना, आम का पौधा तैयार करना है। मान लो आम की एक वैरायटी है जिसे कहते हैं दशहरी, एक है लंगड़ा, एक है चौसा, एक है मालदा, एक है तोतापरी, एक है रिटॉल, बहुत सारी वैरायटी हैं, ठीक है, आम्रपाली भी है, बहुत सारी है ना। ये मान लो मुझे कोई, मान लो दशहरी तैयार करनी, तो नीचे वाला हिस्सा स्टॉक तो कोई सा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉक पे जो कटिंग मैंने दे रखी है, इस कटिंग को देखो ध्यान से। ऊपर जो सियोन है वो उस पौधे में से काटा है जो वैरायटी मुझे तैयार करनी है।
जिस तरह का पौधा आपको चाहिए ना, मान लो आपको दशहरी की स्पेशल वैरायटी चाहिए, तो उस दशहरी की स्पेशल वैरायटी के बाग में जाओ और वहां से काट के ले आओ सियोन, और उसे स्टॉक पे चाहे कोई से पे भी लगा दियो आप, और ऊपर से उस पे लपेट दो, उसमें धागा या जो भी घास फूस आता है अलग अलग तरह का वो लपेट दिया, तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो ऊपर का सियोन जो है वो उसमें क्या कलिकाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी, बर्ड्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और पत्तियां निकलेंगी, पूरा पौधा तैयार हो जाएगा। वो पौधा उस वैरायटी का होगा जिस वैरायटी का आप सियोन लाए थे। स्टॉक चाहे कोई सी भी वैरायटी का होगा, स्टॉक से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसे लोग वैसे इसे कलमी आम कहते हैं, कलमी। एक तो देसी आम है, देसी आम तो वो है जो गुठली गिरी आम की और आम का पौधा लग गया, तो पौधा चाहे कोई सा भी है वो तो देसी है। पर यदि आपने गुठली गिरी आम का पौधा लगा, उसका ऊपर का हिस्सा काटा और उस पे ऊपर सियोन वो लगा दिया जो वैरायटी आपको चाहिए, दशहरी चाहिए कोई सा भी चाहिए, तो उससे क्या होगा, उससे आपको वो वैरायटी मिलेगी जो सियोन आपने लगाया, और वही सारे गुण मिलेंगे जो जिस पौधे से आपने सियोन को काटा है, वही सारे गुण मिलेंगे बिल्कुल एकदम। आम का साइज भी उतना होगा, टेस्ट भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो ये है कायिक जनन। अब हमारा अगला टॉपिक देखो क्या है, अगले टॉपिक को ध्यान से देखना है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कायिक जनन के लाभ। कायिक जनन के लाभ, क्या फायदा है? पहला फायदा, केला, अंगूर, अनानास जैसे बीज रहित पौधों से नए पौधे तैयार करने में सहायक। भाई केले में बीज नहीं होते हैं, अंगूर में पहले हुआ करते थे, अब तो अंगूर बिना बीज वाले बना दिए, जैसे जिसे आप कहते हो अनिषेक फलन, मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में हार्मोन्स वाले में। अनानास में बीज नहीं होते, जिन फलों में बीज नहीं होते उनके भी तो नए पौधे तैयार करने पड़ेंगे, तो उनके नए पौधे तैयार करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कायिक जनन। दूसरा फायदा क्या है, कम समय में नए पौधे तैयार करने में सहायक। मान लो आप बीज से नए पौधे तैयार कर रहे हैं, तो बीज से नए पौधे तैयार करने में तो बहुत टाइम लगेगा। पहले आपको फूल लगने का इंतजार करना पड़ेगा, फूल पे फिर परागण का इंतजार करना पड़ेगा, परागण के बाद फिर निषेचन का इंतजार करना पड़ेगा, और फिर कहीं जाकर फल लगेगा, फल को अंदर से फिर फल पकेगा तो बीज निकलेंगे, बीज निकलेंगे तो बीज को आप अंकुरित करवाओगे, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और कायिक जनन में एकदम हो जाता है काम, यानी कम समय में नए पौधे तैयार हो जाते हैं कायिक जनन द्वारा। नंबर 3, समान लक्षण के नए पौधे तैयार करने में सहायक। मैंने बताया जोन सा भी आपने सियोन काटा वही गुण मिलेगा। कायिक जनन से जितने भी नए पौधे बनेंगे वे बिल्कुल अपने पैतृक पौधे के समान ही गुण दिखाएंगे, बिल्कुल एकदम। नंबर 4, पौधों के विशेष लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है, यानी जो कोई खास लक्षण है पौधे का और वो आपको चाहिए अगली पीढ़ियों में सब में, तो आप बिल्कुल मेंटेन कर सकते हो कायिक जनन के द्वारा। ठीक है, ये कायिक जनन बिल्कुल ऐसा है जिसे हम क्लोनिंग कह सकते हैं। क्लोनिंग क्या कह सकते हैं? क्लोनिंग। क्लोन होता है सिबलिंग्स विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लो मेरे शरीर में से कुछ कोशिकाएं निकाल ली वैज्ञानिकों ने और मेरे जैसा एक नया आदमी खड़ा कर दिया मेरे सामने लाके, उसके अंदर सारे वही गुण होंगे जो मेरे अंदर हैं, इसे कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। चलो नंबर 2 पे आ जाओ, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने पढ़ लिया पूरा प्लांट्स में, अब प्लांट्स में हम लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नाम से ही पता चल रहा कि इसमें दोनों लिंग की आवश्यकता पड़ेगी, नर की भी और मादा की भी, मेल की भी फीमेल की भी। तो यहां लिखा हुआ है जब जनन क्रिया में नर तथा मादा जननांग दोनों भाग लेते हैं तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। यहां एक शब्द आया जननांग, इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जननांग का मतलब किसी जीव के वे अंग जो जनन क्रिया में सहायक होते हैं। जनन का मतलब पता है, अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करना। तो अपने समान नए जीवों को, अपने समान का मतलब अपनी जाति के, अपने वंश के, अपने जैसे गुणों वाले नए जीवों को उत्पन्न करना तो जनन हो गया। और नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए जिन विशेष अंगों की आवश्यकता होती है किसी भी जीव को, उन विशेष अंगों को जिनकी आवश्यकता जनन के लिए होती है उन्हें कहते हैं जननांग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
तो यहां परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? परिभाषा में लिखा हुआ है जब जनन क्रिया में नर तथा मादा जननांग दोनों भाग लेते हैं तो इसे लैंगिक जनन कहते हैं। और फिर लिखा हुआ है पौधों में लैंगिक जनन के 4 चरण होते हैं। पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसके कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप। अब वे 4 स्टेप कौन कौन से हैं, चलो डिस्कस करते हैं चारों स्टेप को। बहुत आसान है। 4 स्टेप में जो पहला स्टेप है वो है युग्मक जनन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण। युग्मक जनन का मतलब यह होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र हैं वे आधे आधे हो जाते हैं। आधे एक कोशिका में, केंद्रक इस तरीके से टूटता है कि आधे गुणसूत्र तो एक कोशिका में चले गए और आधे गुणसूत्र चले गए दूसरी कोशिका में। ठीक है, इसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, यानी गुणसूत्र आधे आधे रह गए टूटने के बाद। और इससे क्या होता है? अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्र आधे हों, और युग्मक का मतलब युग्म वैसे तो कहते हैं जोड़े को। अब इसमें युग्मक 2 तरह के होते हैं, एक तो नर और एक तो मादा युग्मक। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, देखो हमने अब तक पढ़ा कि युग्मक जनन होना है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। इसमें ए में लिखा हुआ है नर युग्मक जनन। क्रिया पुंकेसर में होती है। नर युग्मक जनन की जो क्रिया है, यानी नर युग्मक जो बनते हैं वे पुंकेसर में होती है ये क्रिया, तथा परागण या नर कोशिकाएं बनती हैं। पराग कण लिखना चाहिए यहाँ ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप अपने आप सही कर लेना। यहां लिखा जाएगा पराग कण, ये कै बनाओ इसे कै, और यहां बनाओ अणे परागकण। परागकण जो है ना वो नर युग्मक होते हैं। ठीक है, मादा युग्मक कहां बनेंगे? मादा युग्मक जनन क्रिया स्त्री केसर के बीजांडों में होती है और अंड यानी ओवम का निर्माण होता है। कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा आगे। यहां तो अभी हम बता रहे कि लैंगिक जनन के कितने स्टेप हैं? 4। उसमें से पहला स्टेप मैंने क्या बताया आपको, समझो दोबारा। पहला स्टेप है युग्मक जनन, यानी युग्मक बनने हैं, नर युग्मक भी बनने हैं, मादा युग्मक भी बनने। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। जैसे पहले नंबर पर बताया, नर युग्मक जनन क्रिया पुंकेसर में होगी तथा परागकण या नर कोशिकाएं बनेगी, ये परागकण है। और फिर मादा युग्मक जनन क्रिया स्त्री केसर के बीजांड में होती है और अंड या ओवम का निर्माण होता है। अंड या ओवम, अंडा भी कह सकते हैं इसे। अंड या ओवम जो होता है वो तो होता है मादा युग्मक, और जो आपका पुंकेसर में से जो निकलते हैं परागकण वे होते हैं नर युग्मक या नर कोशिकाएं। उसके बाद दूसरा स्टेप यहां आता है परागण। पहले तो युग्मक बन गए, नर युग्मक बन गए, मादा युग्मक बन गए। अब परागण होगा। परागण किसे कहते हैं? पढ़ रखा आपने, कक्षा 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9 में भी पढ़ रखा है आपने परागण। पराग कणों का पराग कोशों से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, इसे कहते हैं परागण। ठीक है, उसके परागण के बाद फिर निषेचन होगा। सारी चीजों को समझाऊंगा डिटेल से एक एक करके। अभी तो यहाँ शॉर्ट में बता रहा कि जो लैंगिक जनन पौधों में होता है उसके 4 स्टेप होते हैं। निषेचन में क्या होगा? नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों के मिलने से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन में नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं। नर युग्मक माने पुंकेसर के अंदर से निकलने वाले परागकण, और मादा युग्मक का मतलब बीजांड में जो अंडे हैं वे आपस में मिलते हैं। इस मिलने की क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन में आपको द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है बीज व फल का निर्माण। तो 4 स्टेप में आपकी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। ठीक है, अब हम अगले इस वीडियो में तो आप इतना ही कर लो, अगले वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे आदर्श पुष्प की संरचना को। ठीक है, आज आप इतना ही कर लो। इसमें बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।